नाजुक है, आर्थिक संकट उनके ऊपर भी है। हमारे साथ गंगा सिंह बसेरा जी हैं, प्राइवेट शिक्षक हैं। गंगा सिंह बसेरा जी आ, आ, गंगा सिंह बसेरा जी इस समय आप प्राइवेट हैं और किस तरह से देख रहे हैं? आपको सैलरी जो है, सैलरी को लेकर के आपको लगातार जूझना पड़ रहा है। आपके साथ हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक होंगे जो कि वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, 10-10 सालों से सेवाएं दे रहे हैं उन प्राइवेट विद्यालयों के लिए, उनके बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनके बच्चे परसेंटेज उनकी जो आज कह रहे हैं कि बहुत हाई फाई उनकी परसेंटेज आ गई है, 99, 98 परसेंटेज उनकी आ गई है। तो कहीं ना कहीं आपकी भूमिका भी उसमें है, शिक्षकों की बड़ी भूमिका उसमें है। और प्राइवेट जो संस्थान है उनके प्रबंधन द्वारा जो है कैसे आप लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। आपको आपका जो है जो उन्होंने आपकी थोड़ा सा भी फिक्र उन्होंने आपकी की नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान आपका भी परिवार है, आपके भी बच्चे हैं, किस तरह से जो है आपका खर्चा चलेगा? क्या किस तरह की समस्याएं हैं गंगा सिंह? करता हूं कि उन्होंने जो प्राइवेट शिक्षक हैं उनकी आवाज को उठाने का काम बड़े स्तर पर किया है। तो सर, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे जो प्राइवेट स्कूल हैं उसकी भी 3 कैटेगरी में डिवाइड है। एक तो जो है बहुत बड़े स्तर के स्कूल हैं, एक मीडियम स्तर के हैं और एक छोटे स्तर के हैं। जो बहुत बड़े स्तर के जो स्कूल हैं उनकी बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी फीस से लेकर एडमिशन से लेकर जो रुपया होता है वो लाखों में होता है। और जो मीडियम साइज के होते हैं और जो छोटे स्तर के स्कूल हैं तो उनका डिपेंड जो सैलरी बेस पे है, चाहे वाहनों का किस्त कटना है, ये कटना है, जो भी पैसा डिपेंड करता है वो अभिभावक की फीस पर ही डिपेंड करता है। जो साधन संपन्न विद्यालय है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो पहाड़ में अधिकतर जो विद्यालय हैं वो सिर्फ डिपेंड करते हैं फीस पर ही। और हम मेरे साथ लगभग 4000 से 5000 की संख्या में प्राइवेट शिक्षक जुड़े हुए हैं। तो उनकी तरह तरह के हमें मैसेज आ रहे हैं कि हमें मार्च से कहीं फरवरी से जो है पेमेंट नहीं मिली हुई है और हम लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। और अभी हमने देखा कि उत्तराखंड बोर्ड का जो रिजल्ट आया हुआ था तो उसमें लगभग प्राइवेट स्कूलों का जो रहा था वो 100% रिजल्ट रहने के साथ साथ बच्चे मेरिट में स्थान बनाए हुए थे। तो शिक्षकों ने जिस प्रकार लगातार रात दिन मेहनत की, आज उनको मेहनताना नहीं मिल रहा है, जिसके लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इसके लिए सरकार ना कोई नियम बनाती है, ना सरकार। हमने सरकार से ये भी बात रखी थी कि अगर फीस के लिए मना किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ जो अंशदान होता है, चाहे घर चलाने के लिए, एक प्राइवेट शिक्षक जो कर्मचारी हैं जिनका पूरा आय जो है स्कूल पर ही निर्भर है, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए, उनके लिए भी बीच का रास्ता निकाला जाए। जो मैनेजमेंट है और सरकार है उसके बीच का रास्ता में जो है शिक्षक बिक रहा है, तो इसके बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। गंगा सिंह जो हमारे साथ जुड़े गंगा सिंह बसेरा जी, आप लोगों को लगभग 4 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है, किस तरह से अपना परिवार चला रहे हैं? जैसे कि आपने अभी बताया कि स्कूल भी जो है 3 कैटेगरी, एक बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल है, एक मध्यम वर्गीय है और एक निम्न वर्गीय स्कूल है। तो कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय स्कूल है जिनका फीस के माध्यम से होता है, तो क्या बीच का रास्ता चाहते हैं आप गंगा सिंह? सर, जैसे अभी बताया कि जो जिन स्कूलों का जो आय है वो फीस पर ही निर्भर है, तो जब सरकार मान्यता देती है तो मान्यता के लिए सारे नियम एक समान सभी को फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो बड़ा स्कूल हो चाहे छोटा स्कूल हो। जब नियम सबको सारे फॉलो एक समान करने पड़ते हैं तो उन विद्यालयों के जो मानक हैं उनमें समानता क्यों नहीं है? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जैसे कि अभी हम देखते हैं कि जो मानक हैं वह जो है सेम होते हैं जो भी विद्यालय को मान्यता मिलती है, लेकिन जब उनके अंदर अपॉइंटमेंट होता है टीचरों का, जब उनको रखा जाता है तब अलग अलग सैलरी बेस, चाहे सैलरी बेस पे होता है, चाहे अन्य जो वेतन होता है, चाहे भत्ता होता है, चाहे ईएफ होता है, जो भी सुविधाएं होती है बहुत सारों को तो नहीं मिलती है लेकिन बहुत सारे स्कूल में मिलती है। तो ये भेदभाव क्यों होता है? अभी 20 साल 15 साल यदि कोई टीचर
उस स्कूल को दे देता है, उस विद्यालय को दे देता है, उसकी उन्नति में लगाता है और लास्ट में उसको खाली हाथ घर भेज दिया जाता है। तो हमारी सरकार से ये भी मांग थी कि एक निश्चित नियमावली का निर्माण किया जाए, जिसके अंतर्गत न्यूनतम वेतन का निर्धारण हो, पीएफ अन्य जो सुविधाएं हैं वो दी जाए और साथ ही जो जिम्मेदारी तय की जाए कि अगर शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा रहा है तो ये किसकी जिम्मेदारी है। हम कभी भी ये नहीं कहते कि ये अभिभावकों की जिम्मेदारी नहीं है करके, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं मैनेजमेंट प्रबंधक के लिए, तो कहीं न कहीं उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने कर्मचारियों का इस कोरोना काल, इस महामारी में अपना ध्यान रखा जाए, उनको दर दर भटकने के लिए मजबूर ना किया जाए। तो ये कहीं न कहीं मैनेजमेंट और सरकार की खामी है। अगर नियम फॉलो नहीं हो रहे हैं तो ये सरकार का दोष है। अगर फॉलो कराने में सक्षम नहीं है सरकार, तो उसने साफ, जो मैनेजमेंट है उसने भी साफ साफ हाथ खड़े कर दिए हैं कि अगर फीस नहीं आएगी तो हम वेतन का भुगतान नहीं करेंगे, जो कि सरासर अन्याय है। इसमें जो है, जो दोनों कड़ी है सरकार और प्रबंधक, उसके बीच में अभिभावक से लेकर शिक्षक से लेकर दोनों पिस रहे हैं, यानी कि उनका देखने वाला कोई नहीं है। हम ये भी मानते हैं कि बहुत सारे अभिभावक इस कोरोना काल में बेरोजगार हो चुके हैं, उनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे समय में क्यों नहीं सरकार ये पहल करती है कि जो उनके पास पैसा है उसको कुछ न कुछ ऐसे विद्यालयों को प्रदान करे कि जो देने में सक्षम नहीं, जो वेतन देने में सक्षम नहीं। अगर बहुत सारे शिक्षक जो है खुले मंच पे बोलने से भी डरते हैं क्योंकि मैनेजमेंट का डर है, तो इसके कारण भी वो खुले मंच पे बोलने से डर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि सरकार चाहे तो हर एक स्कूल का ब्यौरा मांग सकती है कि लास्ट मंथ किस मंथ की सैलरी गई हुई है, और तस्वीर साफ हो जाएगी कि 90% जो विद्यालय हैं उसमें 4 या 5 महीने से ऊपर हो चुके हैं, और जो टीचर हैं उनको बिना सैलरी के जो है ऑनलाइन शिक्षण भी करवाया जा रहा है, जबरदस्ती का जो है ऑनलाइन शिक्षण भी करवाया जा रहा है, जो कि सरासर अन्याय है। और एक शिक्षक जो है, बहुत सारे शिक्षकों के पास एंड्रॉइड फोन खरीदने का भी रुपया नहीं है अभी। तो ऐसे समय में हम लोग क्या करें, ये किसकी जवाबदेही बनती है। तो इसके लिए सरकार ने ना कोई रणनीति तय की है, और इतने महीने से हम लोग आवाज उठा रहे हैं। मार्च से लगभग हम लोग तरह विभिन्न जिलों में हमने अपनी आवाज उठाई है, लेकिन सरकार की तरफ से प्राइवेट शिक्षकों के लिए एक शब्द नहीं आया कि उनके लिए आगे क्या रणनीति होगी। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी जो बयान है वो नहीं आया है, जो कि बहुत निंदनीय है। इस प्रकार की उम्मीद नहीं थी कि जो प्राइवेट शिक्षक है, लगभग अभी उत्तराखंड में अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे शिक्षण संस्थानों में काम कर रहे कर्मचारियों की 3 लाख मोटा मोटा अनुमान है, और 4-5 हजार लोग हमें स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि हमें स्कूलों से निकाला जा रहा है, छट्टी की जा रही है, कुछ लोगों को पैसा दिया जा रहा है, जो मैनेजमेंट प्रबंधक के उनको पैसा। बिल्कुल, बहुत आपकी पीड़ा जायज है, आपकी पीड़ा जायज है गंगा सिंह बसेरा जी, आपकी पीड़ा बहुत जायज है। और कहीं न कहीं क्योंकि आपके मन की बात है ये, गंगा सिंह बसेरा जी, आपकी पीड़ा बहुत जायज है कि किस तरह से जो है मैनेजमेंट और सरकार के बीच में आप पूरी तरह से पिस रहे हैं लगातार। मैं कुंवर जपैन जी आपके पास भी आऊंगा। हरीश सेमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। उनमें मध्यम वर्गीय स्कूल्स की भी यदि बात करें तो वहां पे कम से कम 50%, 50% जो सरकारी नौकरी वाले जो लोग हैं उनके बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते हैं। तो उनको फीस में जहां तक फीस की बात जहां तक है, तो वो लोग क्योंकि उन्हें लगातार सैलरी मिल रही है, तो वो लोग कहीं ना कहीं उन स्कूल्स को इस आर्थिक संकट के दौर में जहां पे गंगा सिंह जी जैसे अध्यापक पढ़ाते हैं, तो वो तो फीस जमा कर सकते हैं, मतलब क्योंकि उनके पास जो है लगातार कंटिन्यू पैसा आ रहा है, उनको लगातार जो है पैसा मिल रहा है तनख्वाह के माध्यम से। गंगा सिंह बिष्ट जी, आपका क्या कहना है इस मामले पर, क्योंकि 50% से ऊपर जो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो यदि वो पैसा देते हैं फीस के रूप में, तो एक जो मध्यम वर्गीय जो स्कूल है जिनका काम सिर्फ पढ़ाना ही है, जो कि शिक्षा माफिया के रूप में नहीं है, बहुत ज्यादा धन नहीं अर्जन करना गंगा सिंह सर, सबसे पहले तो अभी सर लोगों ने बोला कि अधिकतर जो सरकार है वो इस पर बयान देने से इसलिए भी बच रही है क्योंकि अधिकतर जो विद्यालय खोले गए हैं बड़े बड़े जो जिनमें कि जो माफिया चलता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो माफिया चलता है वो अधिकतर जनप्रतिनिधि या नेताओं के ही विद्यालय है, इसलिए इस टॉपिक से हर कोई बचना चाह रहा है। दूसरी बात, आरटी की बात की तो आरटी में भी जो अगर सरकार दे 19-20 का भी बचा हुआ है, लगभग
पुराना फाइनल कर चुकी है, 18-19 का आ चुका है, 19-20 का इस बार मांगा है डिटेल, वो भी आ जाएगा। लेकिन इस पे भी अभी बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं, मैं शिक्षकों की तरफ से बोलूंगा तो जो प्रबंधक हैं उन्होंने जो है मेंटेनेंस के नाम पे वो रुपए अपने पास रखे हुए हैं और सैलरी के रूप में उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं प्रबंधकों की भी ये गलती देखी जा सकती है। दूसरी बात, ऑनलाइन शिक्षण की बात की तो जो शिक्षक है वो अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन जो संसाधन है वो इसका जो है संसाधन पर्याप्त न होने के कारण ना तो इसमें बच्चे कुछ ज्ञान ले पा रहे हैं, ना शिक्षक को वो पढ़ाई का अपना फायदा हो पा रहा है कि जो एजुकेशन उसके द्वारा दी गई है ना उसको बच्चा ग्रहण कर पा रहा है। क्योंकि आजादी के इतने साल बाद भी हम लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां ना तो कनेक्टिविटी है, ना ही लाइट की व्यवस्था है, ना ही एंड्रॉइड फोन उनके पास है। तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन शिक्षण कहना एक मजाक ही कहा जा सकेगा। और दूसरा, सरकार प्राइवेट स्कूलों के लिए निश्चित नियम तो बनाना नहीं चाहती और सरकारी स्कूलों को बंद करने पे तुली है। अगर 10 से कम संख्या तो बंद करेंगे भाई, कितने 100 विद्यालय इनके द्वारा बंद कर दिए गए हैं। अब एक चीज हम सोचने वाली ये बात है कि अगर एक प्राइवेट विद्यालय चलता है तो उसमें न्यूनतम अगर प्राथमिक भी चलता है तो 6 प्रधानाचार्य को लगा के 6 शिक्षक रखे जाते हैं। भले ही सैलरी की बात मैं तुलना नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी टूट गई है। आपसे गंगा सिंह जी, एडवोकेट साहब आपके पास मैं आऊंगा इसी बात को लेकर के कि जो गंगा सिंह जी का कहना है कि आरटी के जो पैसा है वो भी प्रबंधक है स्कूल का, उन्होंने अपने पास दबा के रखा हुआ है। जी जी जी, देखिए, मैं फिर आपसे पुनः ये कहूंगा, दोषी कौन है? अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर है, व्यवस्थाएं मेंटेन करने का कार्य राज्य के अंदर है, तो वो किसका है? सरकार का है। अगर आप इस सारी की सारी चीज को कंक्लूड करें तो सबसे बड़ा दोषी इन सारी की सारी अव्यवस्थाओं के लिए अगर कोई है तो वो राज्य सरकार है। इसमें कोई दुराई नहीं है, इसमें कोई संशय किसी को भी नहीं है। और दूसरा, मैं थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट पे लेकर जाऊंगा इसे। देखिए, मैं ये मानता हूं कि चाहे उत्तराखंड के अंदर सीमित संसाधन हो, फैक्ट्रीज हो,